डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हमने बताया ना कि अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं घर के अंदर, ठीक है, हमारे कैसे लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन घर के अंदर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले इस तरह का एक फ्यूज होता है, ठीक है, जो आपके घर के बाहर लगा होता है, और इस फ्यूज का नाम कई होते हैं, वैसे वैसे कंपनी फ्यूज भी इसको बोला जाता है। तो अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए, एक फ्यूज है, इसमें से दो वायर गए हैं ना, एक रेड कलर का है एक ब्लैक कलर का है। रेड कलर के वायर को हम लाइव वायर बोलते हैं, ब्लैक कलर वाले को न्यूट्रल वायर, वो हाँ न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। ये एक अर्थिंग वाला वायर है जो ऊपर गया है ग्रीन ग्रीन, इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए मेन सप्लाई से जो है वो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन आपको मिला है बाहर से, वहां वहीं आपको फ्यूज दे दिए जाते हैं। अभी आपके मीटर में लाइन नहीं पहुंची है, उससे पहले ही ये फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए अब ये फ्यूज इस तरह के होते हैं, कुछ देख रहे हैं फ्यूज, क्या देखा हो तुमने, कुछ इस टाइप का फ्यूज होता है। फ्यूज तो सबने देखा होगा यार, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, देखिए यहां से कहाँ आएगा, मीटर में आएगा, इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर आपको पता है कैसा दिखता है, सबको पता है। फ्यूज वायर से ये इलेक्ट्रिक मीटर में जा रहा है, ये ऐसा दिखता है इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ये दोनों वायर जा रहे हैं, लाइव वायर और आपका कौन सा, ये आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर, अब यहां से ये तो आपके घर के बाहर लगा होता है मीटर, ठीक है। मीटर से अब जाएगा ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके अंदर, बॉक्स है जो उसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सबने देख रखा है, कुछ इस तरह का होता है, देखा है ना, एमसीबी लगी होती है बहुत सारी। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये देखिए दोनों वायर जा रहे हैं। ये जो अर्थिंग वाला वायर है ये कहीं पावर हाउस से नहीं आता है आपके घर में, ठीक है, वो ऐसे ही समझाने के लिए दिखाया गया है। अर्थिंग तो आपके घर में ही करवाई जाती है, बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये देखिए पहले फ्यूज से इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से फिर आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दो वायर जा रहे हैं मेनली, ठीक है। अब यहां से देखिए एक तो लाइव वायर और ये तो है ही है, इसके अंदर आए हैं। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये देखिए वायर निकल रहे हैं, यहाँ से लाइव वायर भी निकल रहा है, और यहाँ से कौन सा निकल रहा है, ये ब्लैक वाला। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके दो सेपरेट सर्किट यूज किए जाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग तरह के सर्किट बनते हैं यहाँ पे। एक सर्किट जो होता है वो बहुत हल्के अप्लायंसेस को चलाने में यूज होता है, यानी पंखा है, बल्ब है, जो ज्यादा करंट नहीं मांगते हैं, ठीक है, और जो कम वॉट के होते हैं कह सकते हैं, जिनकी पावर कम होती है। और दूसरा जो सर्किट होता है, यानी दूसरा जो वायर होता है, वो यूज होता है जो ज्यादा वॉट के आपके यहाँ अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, एसी है आपका, ठीक है, और वो होता है वाटर पंप होता है जो, ठीक है, कूलर वगैरह जो भी ज्यादा पावर लेते हैं, इंडक्शन है, माइक्रोवेव ओवन है, तो ये सब यूज होते हैं, ठीक है। इससे अब जो ज्यादा करंट लेंगे उनका वायर ऑटोमेटिकली मोटा होगा, बोलो पता है ना, जो एसी का वायर है वो मोटा होता है ज्यादा करंट झेलने के लिए। तो ये 15 एम्पियर का सर्किट होता है, इससे जो मतलब इतनी ज्यादा करंट जो जो आपके यहाँ अप्लायंसेस लेते हैं उनके लिए ये वाला वायर होता है, ठीक है। और दूसरा वाला वायर किस लिए होगा, वो 5 एम्पियर का होता है, तो छोटी करंट के लिए, यानी बल्ब है, फैन है, इस टाइप की चीजें जो है आप इससे, या वो इलेक्ट्रिक आयरन होती है जो प्रेस जिसको बोलते हैं, ये सब इससे आराम से चल जाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपके घर के अंदर घुस गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो बाहर लगा हुआ है आपके घर के, या घर के अंदर भी लगा होगा, लेकिन वहां से फिर हर एक रूम में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हर एक रूम में इस तरह के कुछ सॉकेट्स आपके यहाँ लगे होते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा होता है ना सॉकेट्स, ऐसे बड़े बड़े सॉकेट भी होते हैं। एक यस तो सर। पावर प्लग जिसको बोलते हैं आप, पावर प्लग में ये तीन तरह के होल होते हैं, जिसमें एक आपका लाइव वायर का होता है, ठीक है, तो एक लाइव वायर है, उसके बगल वाला आपका न्यूट्रल का होता है, ठीक है। और बड़ा वाला जो है देखिए यहाँ पे यही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है, यही आगे वायर आ रहे हैं, यही यहाँ पे फाइनली आपके ये वाला जो बोर्ड है, सॉकेट है, इसके अंदर चले जाएंगे। तो तीसरा कौन सा होता है, तीसरा अर्थिंग का होता है, ठीक है। अर्थिंग का क्यों डाला जाता है, अर्थिंग इसलिए डाला जाता है कि सपोज करिए कि आपके घर में किसी भी तरह से कोई वायर, जैसे लाइव वायर के ऊपर कवरिंग होती है ना प्लास्टिक की, तो मान लीजिए वो कवरिंग किसी तरह से हट जाती है, हीट अप होके हट जाती है, या किसी और तरह से फ्रिक्शन की वजह से, तो फिर वहां से करंट लीक होती है। तो करंट लीक होके इस बोर्ड पे आ सकती है, और जब आप यहाँ पे स्विच ऑन करने के लिए जाएंगे तो आपको झटका लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ही करंट लीक होकर यहाँ पर आए, तो ये जो अर्थ वायर है ये उस करंट को सक कर ले, ठीक है, खींच ले, सारी करंट को खींच के कहाँ पहुंचा देगा, अर्थ के अंदर पहुंचा देगा, ताकि जो एक्सेसिव करंट है वो वहां पे ना रहे, ठीक है, सरफेस पे ना रहे। तो उस एक्सेसिव करंट को सक करने के लिए ये वायर लगाया जाता है। इसकी प्रॉपर अर्थिंग कराई जाती है, जब हम बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है उसी टाइम पे डल जाता है ये।
तो ये काम होता है इसका, आपको शॉक से बचाने के लिए, यानी जो करंट सरफेस पे फैल जाती है इन वायर में डिफेक्ट्स की वजह से, लाइव वायर में, तो उसको बचाता है। क्लियर है ना? इसको बड़ा भी बनाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इन दोनों से बड़ा बनाया जाता है, ताकि आप जो प्लग होता है 3 प्लग वाला, जो मोटा वाला पॉइंट होता है ना, 3 प्लग में जो मोटा पॉइंट नहीं होता है, नीचे 2 पतले पॉइंट लगे होते हैं, ऊपर एक मोटा होता है, बोलो पता है ना? यस सर, छोटे हो तो बड़े। तो उसको मोटा क्यों बनाया जाता है? उसको मोटा इसलिए बनाया जाता है कि कहीं गलती से आप उसको इसमें ना डाल दें। ठीक है, कि अगर आपने मान लीजिए उसको लाइव वायर में डाल दिया तो करंट सारी कहां चली जाएगी? ठीक है, तो इसलिए उसको वहीं पे लगाया जाता है कि वो वाला इसके अंदर ना, किसी तरह से कोई कभी भूल से भी, गलती से भी आप इसके अंदर डाल ही ना सके, क्योंकि उसका साइज ही अलग होता है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका अर्थ वायर का। आगे चलते हैं। अरे हाँ, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपको पता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में रहता है हमारे यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडिया का। ठीक है, तो इतनी ही प्रेशर से लाइट आती है। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि कभी भी जो लाइव वायर है, और जो लाइव वायर का अगर कभी मान लीजिए ज्यादा करंट उसके अंदर आ गई है, तो वो हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस अगर अंदर ज्यादा हो रही है तो क्या होगी अल्टीमेटली हीट में। जब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I2RT होता है ना। तो हीट करंट अगर ज्यादा आ जाए या रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो इन दोनों के मिलने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ना। तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये जो दोनों हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर चिपक जाते हैं आपस में, चिपकने की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, आग लग कैसे जाती है और इसको शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं, ये सब समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे ये 2 वायर हैं, ठीक है, ये 2 वायर हैं, और इन दोनों वायर में मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट आ गई है, और ये दोनों वायर अभी तो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं आपको, देखिए अभी तो अच्छे खासे दूर हैं। ठीक है, लाइव वायर है और ये आपका न्यूट्रल वायर है। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब यहां से करंट पास होती है, ठीक है, तो मान लीजिए ये वायर हीट हो गया। ठीक है, ये वायर अगर हीट हो जाता है और इसके कांटेक्ट में आ जाता है, किसके, इस वाले के, तो सोचो ये इस दोनों के कांटेक्ट में आ गया। अब जो करंट ऊपर से नॉर्मली आ रही थी और वो पूरा बल्ब के अंदर जाकर बल्ब को ग्लो करके फिर वापस जा रही थी, यानी ये पूरा सर्किट बन रहा था करंट के लिए। बोलो, यही बन रहा था ना पहले जब बल्ब एक्टिव था, है ना? यस सर। हाँ, अब क्या हुआ, इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो गया। जब इन दोनों का मिलन हो गया तो करंट ऐसे आएगी, आगे जाएगी नहीं, ऐसे वापस जाएगी फिर तो। बोलो, फिर तो करंट यहाँ आई और उसको इधर पैसेज मिल गया। अब यहाँ 2 नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि करंट को रेजिस्टेंस फ्री पाथ मिल गया। बोलो, मिल गया ना? रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे? भाई रेजिस्टेंस तो बल्ब थी ना आपकी, रेजिस्टेंस तो बल्ब है ना। बोलो, क्लियर है? रेजिस्टेंस तो क्या है, बल्ब में थी। बल्ब तो यहाँ पे जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो बल्ब तक तो करंट जानी ही नहीं है, तो करंट यहीं से वापस लौटेगी। अब सोचो करंट अगर यहीं से वापस लौटेगी तो ओवरऑल सर्किट छोटा हो गया ना, पहले सर्किट बड़ा था। अरे इफेक्टिवली सर्किट छोटा हो गया। हाँ, तो छोटे को क्या बोलते हैं, शॉर्ट। और सर्किट शॉर्ट हो गया तो इसलिए बोल रहे हैं क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट शॉर्ट सर्किट का मतलब ही यहाँ पे यही है, क्योंकि सर्किट एक तो छोटा हो जाता है और रेजिस्टेंस फ्री पाथ मिलने की वजह से क्या हो जाती है, करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी, ओम्स लॉ से। बोलो, हाँ, तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, नेग्लिजिबल है बिल्कुल, तो करंट और बढ़ जाएगी, तो आग लग जाती है। अब समझ में आया कि इसको शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्किट शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा बन गया सर्किट वहां पे, वहीं से करंट घूम गई। क्लियर? आगे चले। तो वायर वाला मेटल जलता है कि खाली उसका कवर जलता है? सिर्फ अगर शॉर्ट सर्किट में आग लगती है तो सब जल जाएगा। आग के ऊपर डिपेंड करता है, आग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेटल भी जलने लगता है? हाँ, जलने लगता है। तुमने देखा नहीं जला के? आज जाके घर पे जला के देखना, ठीक है? मतलब वैसे ना जलाना इलेक्ट्रिसिटी से, नॉर्मली मेटल के वायर को जला के देखना, वो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आग तो इसी की वजह से लगती है, प्लास्टिक की वजह से। पहले जलना ये शुरू कर देता है जल्दी, मेटल काला पड़ जाएगा। चलते हैं आगे। क्लियर है? आपको समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता क्यों है, और शॉर्ट सर्किट में ऐसा क्या हो जाता है कि आग लग जाती है। क्लियर है तीनों बातें? यस सर। हाँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब शॉर्ट सर्किट को बचाने के क्या तरीके हैं हमारे पास, वो है फ्यूज आपका। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को बचाता है। कैसे बचाता है शॉर्ट सर्किट को? ठीक है, एक्सेसिव करंट को रोक लेता है। कैसे रोकता है एक्सेसिव करंट को? चलो देखते हैं। इस तरह का आपका फ्यूज बना होता है। ठीक है, तो फ्यूज इस तरह का पोरिसलीन बॉडी होती है, अभी हमने शुरू में दिखाया था आपको। ठीक है, तो इस तरह का बना होगा। ये समझ लीजिए एक तरह का वायर है बीच के अंदर इसके, और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये वायर जो है वो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वायर की वो लो होती है। लो का मतलब होता है कि बहुत जल्दी मेल्ट कर जाए, जैसे ही एक्सेसिव करंट उससे गुजरे तो वो मेल्ट कर जाए। अगर वो मेल्ट नहीं करेगा तो फिर फ्यूज का फायदा क्या है, फिर आगे जाके तार फिर जलेगा। तो यहीं पे अगर मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। देखो कैसे, मान लीजिए मेन सप्लाई से ऐसे वायर आया है और ये देखिए ये फ्यूज में वायर कनेक्टेड है। अब ये मेन सप्लाई से वायर आया, यहाँ से ये होता हुआ है करंट यहाँ से इसमें पास होकर आपकी टीवी को चला रही है। ठीक है, आपने जो है वो स्विच ऑन किया और इस तरह से 220 वोल्ट की सप्लाई से करंट आपके टीवी में आए, टीवी ऑन हो गई। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि किसी भी तरह से एक्सेसिव करंट अगर आ गई है या वायर आपका जल गया है वहां पे, जैसे शॉर्ट सर्किट वाला सीन बन गया कहीं पे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट सर्किट वाला सीन बन गया तो क्या होगा कि यहां से जब जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट बनेगा उस पॉइंट पे करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा या नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट बनेगा, सपोज करो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन गया, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट बना तो यहाँ से जाने वाली जो करंट है, जो मान लो पहले 5 एम्पियर जा रही थी, अब 5 से ज्यादा जाएगी या नहीं, बोलिए। 5 से ज्यादा जाएगी। आपने जो फ्यूज यहाँ पे लगा रखा होगा, आप क्या चाहेंगे, इस फ्यूज से 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट ना गुजरे, यही चाहेंगे ना आप, अदरवाइज अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे आपके, भाई जलने लगेंगे ना, अंदर आग लग जाएगी। तो आप यही चाहेंगे ना कि 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट यहां से पास ना हो। क्लियर है ये बात? तो आप यहाँ पे जो फ्यूज लगाएंगे वो ऐसा लगाएंगे कि जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट पास होगी, ये फ्यूज क्या कर जाएगा, बोलो, ब्रेक हो मेल्ट जाएगा। कर जाएगा करंट, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं फ्लो करेगी, तो आपका अप्लायंस जलने से बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज करंट पास कर जाएगी बहुत ज्यादा अमाउंट में और ये आपकी जो टीवी है वो जल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकता है। क्लियर है इतनी बात, बोलो फिर आगे चलें। यस सर। हाँ, यस सर। फ्यूज इसीलिए अगर आप, इसीलिए अब तो क्या होता है हर एक कमरे में सेपरेट फ्यूज लगाए जाते हैं, ताकि उस कमरे के जो अप्लायंसेज हैं उनमें अगर कोई शॉर्ट सर्किटिंग की का केस हो तो फौरन उस कमरे का फ्यूज उड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए अब अलग अलग हर जगह फ्यूज लगा, हर एक अप्लायंसेज में तो नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन कम से कम ज्यादातर जो बोर्ड होते हैं आपके घर में सॉकेट वाले, उन सब में लगा होता है। सर हाँ सर वो मैंने कुछ वीडियोस में देखा है जैसे, और सर रूमर्स भी हैं कि जब अगर कोई अप्लायंस यूज कर रहे हो, या सर जैसे फोन ही ले ले फॉर एन एग्जांपल, तो फोन चार्ज करते हुए यूज कर रहे हो तो मतलब सर वो सेफ नहीं रहता है फॉर सम रीजन की सर, तो यस सर। कि वो होता है सर ऐसा, कुछ सर कह रहे थे कि एक्सप्लोड ही कर जाता है और वो सब। क्या पूछना क्या चाह रहे हो सर तो मतलब क्या इज देयर अ रीजन फॉर दैट, अगर वो ट्रू है? सर वो पूछ रहा है कि फोन चार्ज करते वक्त हम यूज करते हैं तो सर वो ब्लास्ट पास कर जाता है क्या? अच्छा, फोन चार्ज करते टाइम यूज करते हैं तो फोन ब्लास्ट कर जाता है, ये पूछ रहे सर हो? ऐसे रूमर्स होते हैं सर, वही है सर, क्या होते हैं? मैंने भी सुना है। रूमर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तुम किधर जा रहे हो? र्यूमर। हैं? सर अफवाह अफवाह। अफवाह है? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, र्यूमर का टाइम नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फोन जो उड़ने वाला है, जो उसकी बैटरी उड़ने वाला, जो चीजें चलती हैं उड़ जाती हैं बैटरी, वो तभी मना करते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे फोन ना यूज करो, ये सब बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो उसमें मतलब उसमें भी कई केस बनते हैं, जरूरी नहीं है कि फोन चार्जिंग के टाइम पे, ऐसा कोई साइंटिफिक उसका प्रूफ नहीं है कि ऐसा फोन उड़ जाएगा अगर चार्जिंग के टाइम पे यूज करेंगे। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन हम बता दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। अगर आप जिस कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी की बैटरी यूज कर रहे हैं, उसी कंपनी का बनाया हुआ चार्जर यूज कीजिए। अगर आप क्रॉस जो है वो चार्जिंग करेंगे, ठीक है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी मान लीजिए सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो चार्जर मिला था आपको वही चार्जर यूज करिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दूसरे चार्जर्स लगा देते हैं, अगर वो लग गया पिन में तो फिर हम अलग अलग चार्जर भी यूज कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी बैटरी है तो खराब भी हो सकती है, साइलेंटली भी खराब हो सकती है, और हो सकता है धमाका भी करे। तो इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक तो ऐसे चार्जर यूज मत करिए अलग अलग कंपनीज के। जो कंपनी का चार्जर है अगर खराब हो गया तो खरीद के लाइए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट चार्जर मत यूज करिए उसके साथ में। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कोशिश करिए चार्जिंग के टाइम पे आप फोन कम यूज करें, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा ही, ये तो आपको समझ में आ ही गया, हीटिंग इफेक्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं
तो एक साइड पे वो चार्ज भी हो रही है, दूसरी साइड पे आप डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चल रही हैं, तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। उसकी वजह से कभी कभी जो है वो यहाँ तक सिचुएशन वर्स हो जाती है, ठीक है, कि फोन जो है वो ब्लास्ट भी कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप चार्जिंग के टाइम पे ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि हीट करेगा तो और भी नुकसान है उसके। बाकी ज्यादा खराबी तब पैदा होती है जब आप चार्जर गलत यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से आप अप्लायंस को, अब हाँ, एक तरीका तो था शॉर्ट सर्किटिंग, जिससे आग लगती है घर में, अप्लायंसेस खराब होते हैं। दूसरा तरीका ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग में क्या होता है? ओवरलोडिंग बहुत अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, आई सप्लाई आई आपकी फ्यूज से होती हुई आपके घर में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गई, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर आपका पता है सारे रूम्स वगैरह में जाती है, आपकी टीवी में जा रही है। ठीक है, अब आप टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ साथ आपके घर में फ्रिज भी चल रही होगी। ठीक है, फिर आप मान लीजिए कोई घर में आयरन भी कर रहा होगा कपड़ों पर, उस टाइम पे अगर मान लो करने लगा उसी टाइम पे, ठीक है, और किसी को गर्मी लग रही है तो वो एसी भी चला रहा है, नॉर्मली एसी में ही टीवी देख रहे होंगे आप। तो अब ये सारे अप्लायंसेस एक साथ चल रहे हैं, सबके अंदर करंट जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सारे मिलकर आपकी जो करंट है वो अगर इतनी ज्यादा खींच रहे हैं, जो ये वायर जितनी करंट के लिए बना है भेजने के लिए, मान लीजिए ये वायर आपका 10 एम्पियर की करंट भेजने के लिए बना है, और ये सारे मिलकर मान लीजिए 12 एम्पियर की करंट या 15 एम्पियर की करंट खींचने लग जाएं एक साथ, अगर आप इन सबको चला रहे हैं एक ही टाइम पे, तो क्या होगा? आपको पता है क्या होने वाला है? हीटिंग होगी, हीट कर जाएगा, ये ज्यादा करंट हो जाएगी ना। भाई ये वायर इतनी करंट खींचने के लिए नहीं बना है, जब आप जबरदस्ती इसके अंदर इतनी करंट भेजेंगे तो ये क्या करेगा? हीट करेगा, और हीट ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या लगे हो जाएगा? आग लगेगी यहाँ पे। बोलिए, हीट ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होना है? फिर आग लगेगी। ठीक है, जगह जगह वायर में आग लग सकती है आपके यहाँ। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो फ्यूज है ये अपना काम दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 10 एम्पियर का ये वायर 10 एम्पियर तक करंट झेल सकता है, तो आप ऐसा फ्यूज लगाएंगे कि जैसे ही 10 एम्पियर से करंट एक्सेस मतलब इससे एक्सीड करेगी, यानी 10.1 हो गई अगर मान लीजिए, या 11 एम्पियर हो गई, तो वैसे ही आपका जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आगे आग वाग लगने से बच जाएगा, आपके अप्लायंसेस खराब होने से बच जाएंगे, घर में आग लगने से बचेंगे, और भी जो नुकसान होना है वो सब रुक जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये तरीका ओवरलोडिंग वाला है। ओवरलोडिंग तो हमारी ही गलती से होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग में तो कभी हमारी गलती नहीं भी होती है, लेकिन ओवरलोडिंग में तो ये सब चीजें एक साथ चलाना एडवाइजेबल नहीं है। इसीलिए घर में, आपने घर में कहते सुना होगा कि कभी अगर कोई जैसे एक कमरे में एसी चल रही है तो दूसरे की साथ में ना चलाओ, ठीक है, इस तरह से, या दो से ज्यादा ना चलाओ। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जो लोड ज्यादा है तो भी आप दो से ज्यादा ना चलाइए, जिस टाइम पे मोटर चल रहा है उस टाइम पे एसी ना चलाइए। सुना है, नहीं सुना है? घर में किसी ने मना किया? यस सर, बोला है। हाँ, तो और इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि जो पावर हाउस से आपके यहाँ वायर आता है वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है करंट को बियर करने की, वो इस बेसिस पे होती है कि आपके घर की लोड कितना है। जब आप कनेक्शन ले रहे होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको वहां पे फॉर्म में लिखना पड़ता है कि आपके घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है, कितना है। अपने घर के सारे अप्लायंसेस को ऐड करके आप सोच के फिर आइडिया से लिखते हैं। अब रियल वैल्यू तो कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो रियल वैल्यू अगर आप नहीं बताएंगे, आप बहुत सारी चीजें चोरी से चला रहे होते हैं या छुपा के चला रहे होते हैं। 4 एसी हैं तो आप वहां पे 2 एसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो लोग तो उतने ही मतलब एम्पियर की करंट वहां से भेज रहे हैं, या ऐसा वायर डालेंगे जो एक सर्टेन अमाउंट की करंट को बियर कर सके, जितना आपने लिखा है। लेकिन घर में अगर आप उससे ज्यादा चलाने लग गए तो क्या होने वाला है? फिर तो आग लगेगी। अगर आप उतना ही चला रहे हैं जितना लीगली आपने वहां पे मेंशन किया है, तो ओवरलोडिंग वाला केस आपके यहाँ नहीं होने वाला। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग तो हो सकता है, वो तो मतलब आपके हाथ में नहीं है, वो नेचुरल भी है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। लेकिन ओवरलोडिंग तभी होती है जब आप बिजली की चोरी करते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब ये बाहर वाला जो वायर होता है वो अच्छा खासा मोटा होता है, वो तभी जलता है जब आपने काफी ज्यादा चीजें चला रखी हैं। ठीक है, अदरवाइज घर के अंदर तो ओवरलोडिंग वाले केस होने लगते हैं। कभी मान लीजिए आपका एक घर में जैसे सॉकेट लगे होते हैं, देखा होगा, जैसे भी हमने एक सॉकेट दिखाया था आपको, तो उसमें क्या था, ये इस तरह से होल बना हुआ था। ठीक है, लेकिन एक घर में छोटे सॉकेट भी लगे होते हैं, बोलो, छोटे वाले भी तो होते हैं, ऐसे करके इस तरह से छोटे वाले भी लगे होते हैं, जिसमें और भी स्विच हैं जो कि आपके फैन चलाने के लिए हैं। एक यहाँ पे भी लगा, बोलो, इस तरह के दोनों लगे होंगे तुम लोगों के घर में। ये पावर प्लग बोलते हैं इसको, और ये एक नॉर्मल प्लग होता है। तो मान लीजिए आपको कोई बहुत हैवी चीज चलानी है, ठीक है, जैसे ड्रिल मशीन वगैरह होती है, या आपका इलेक्ट्रिक आयरन तो खैर इससे भी चल जाती है नॉर्मली, लेकिन और कोई पावर की चीज आपको चलानी, मतलब एसी चलानी है, एसी का तो अलग ही आता है।
तो कोई गलती से अगर एसी को इस वाले उसमें लगा दे, एसी का वायर अगर इसमें लगा देंगे आप, तो क्या होगा? ये ओवरलोडिंग वाला केस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका लोड ये एसी के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है? ये तो नॉर्मल आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या फैन चला सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल चीजों के लिए ये बना हुआ है, जिसमें जितना बहुत ज्यादा हैवी वॉटेज की चीजें ना हो। उसके लिए क्या होता है, एसी है या और भी जो ज्यादा वॉट की चीजें होती हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उनके लिए इस तरह के पावर प्लग्स होते हैं। एसी का तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो एक इस टाइप की भी ओवरलोडिंग घर में हो जाती है कि अगर आप गलत सॉकेट में गलत अप्लायंस लगा देंगे तो भी वहां पे ज्यादा करंट होने की वजह से वो बोर्ड जल जाएगा आपका, ठीक है? तो पूरे घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बोर्ड में जो वायर आया है वो जल सकता है और उसकी वजह से हो सकता है और भी आग वाग लगने के चांसेस हो, ठीक है? तो ओवरलोडिंग समझ में आ गई? यस सर। हाँ, ये सर। तो ये हो गया आपका ओवरलोडिंग, जिससे आग लग सकती है। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब का एप्लीकेशन देख लेते हैं। वैसे हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस क्यों भरते हैं? तो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है या तो नाइट्रोजन गैस भर दी गई। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम ऑक्सीजन को अंदर से निकाल दें। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बल्ब का फिलामेंट जलता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन को हम जानते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। बर्निंग सपोर्ट करेगी तो आग लग जाएगी अंदर। तो इसलिए आप बल्ब के अंदर इसको नहीं रखते हैं। आर्गन गैस भी भरी जाती है इसके अंदर, आर्गन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक हीटर का भी यही कॉन्सेप्ट है, तो सब जानते हैं आप, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बना हुआ है। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। ये हम आपका जो हाउस होल्ड सर्किट का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी चीज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते जैसे हैं। हर रूम में, हैं? जैसे हर रूम का आप कह रहे थे कि एक वो फ्यूज लगता है सर, अब तो वो एमसीबी में बदल गया ना सबका। हाँ, एमसीबी ही की तो बात, एमसीबी ही तो मॉडर्न टाइप ऑफ फ्यूज है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ, क्या क्वेश्चन? तो एमसीबी में कुछ अलग होता है कि उसमें भी अंदर फ्यूज होते हैं? एमसीबी में ये है कि वो उसमें आपको बार बार फ्यूज बदलना नहीं पड़ता है, वो फ्यूज उड़ने से पहले ही गिर जाएगी। एमसीबी कनेक्टेड होती फ्यूज से ही, लेकिन क्या है कि फ्यूज उड़ने से पहले ही एमसीबी डाउन हो जाएगी, यानी वो पहले सर्किट को ब्रेक कर देगी, ताकि आपका जो एडिशनल काम होता है, बार बार फ्यूज अगर उड़ गया तो निकालिए, लगाइए वायर में, फिर बंद करिए, तो ये सब काम बच जाता है। यानी एमसीबी और सेंसिटिव होती है ज्यादा, मतलब फ्यूज से ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए, सर अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी की चोरी। जैसे मान लीजिए ये फ्यूज है आपका, ठीक है? तो ये वायर ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूज उड़े उससे पहले, मान लीजिए यहाँ पे एमसीबी है, तो ये एमसीबी उससे पहले गिर जाएगी, ठीक है? अगर आप फिर भी, कुछ लोगों को खुजली होती है, वो क्या करेंगे, एक बार एमसीबी गिर गई, एमसीबी गिरी, फिर जाके उठाया, ये नहीं सोचा कि लाओ थोड़ा सा अभी वोल्टेज को बैलेंस हो जाने दें, ठीक है, उसके बाद करें। लेकिन अगर आप जबरदस्ती, फिर कुछ आप देख रहे थे टीवी पे, आपका फेवरेट मैच चल रहा था, तो बहुत अच्छा मोमेंट था, आपने जाके फिर उठा दिया। अब आप ज्यादा अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, फिर एमसीबी तो ऊपर चली जाएगी, फिर ये उड़ जाएगा फ्यूज, ठीक है? फ्यूज उड़ जाएगा, फिर आप जाइए, काम और बढ़ गया आपका, निकालिए, फिर उसका वायर चेंज कीजिए, जहां से भी आप, अगर हो सकता आप ना कर पाए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़े आपको, ठीक है? तो इसलिए एमसीबी अगर कभी गिर जाए तो एकदम से फौरन जाके नहीं उठाना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या वाकई में वोल्टेज इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? ठीक है? करंट स्केलर है, स्केलर मतलब जिसकी डायरेक्शन ना हो, है ना? स्केलर में जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सर डायरेक्शन इसके नहीं पास डायरेक्शन होता है, लेकिन सर इट डजंट ओबे द लॉज ऑफ, इट डजंट ओबे वेक्टर लॉज। होता। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर की, बताइए इसमें कितनी करंट जाएगी? 7 है। हाँ, करंट जो है वो, जो एडिशन होता है करंट का, वो बिल्कुल स्केलर की तरह होता है। अगर करंट वेक्टर होती तो वो इस तरह ऐड नहीं होती, अगर वेक्टर होती तो किस तरह ऐड होती, ठीक है? वेक्टर एडिशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक करंट यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है? ये 2 एम्पियर आ रही है, ये 7 एम्पियर आ रही है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, तो आप ऐड करके बता देते हैं 9 एम्पियर, ठीक है? लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता,
क्या निकालना पड़ता? रिजल्टेंट। 3D में अगर आप इसको देखें, रिजल्टेंट कैसे निकलता है? वेक्टर एडिशन होता कैसे है? वेक्टर एडिशन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट ले लेते हैं हम, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना आ जाता है? ये आता 49 और 4 53, सॉरी 53। तो इस तरह वेक्टर ऐड होते हैं, वेक्टर ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो तो वो वेक्टर बन जाएगी, ठीक है। खाली डायरेक्शन होना वेक्टर वेक्टर बनने का मतलब वो क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्या है एक्चुअली? वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हो। क्लियर? बोलिए। हाँ, अच्छा, अब आपसे पूछें कि बताइए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इन सबको याद रखिए, सब मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे, NTSC में भी और स्कूल में भी। तो ये क्वांटिटी कैसी? देखिए, कोई भी चीज के बारे में आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कोई भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उससे क्या फॉर्मूला बनता है, वो कैसी है, आइदर इट इज वेक्टर और स्केलर, और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको हर क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका वो तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। करंट की डेफिनेशन, करंट क्या है, कैसी क्वांटिटी है, करंट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इतनी चीजें आप जानते हैं या नहीं जानते करंट के बारे में? बताइए।